अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 को आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं, तो पहले नंबर पर याद रखिए कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे चैप्टर में से आते हैं, एमसीक्यू भी सब चैप्टर में से आते हैं, एमसीक्यूज भी सब चैप्टर में से आएंगे। और इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है। यानी इस चैप्टर में से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कोई टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू के तौर पे आए या ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो चीज़ें हमने मेनली पढ़नी है ना, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कि एटम है क्या, एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, कौन कौन सी चीज़ें कैसे डिस्कवर हुई, ये चीज़ें हमने पढ़नी है। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूट्रॉन कहाँ पे है, कौन कौन से साइंसदान ने एक्सपेरिमेंट किए है, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। पहले नंबर पे एक बात याद रखिएगा, हम ना अमूमन कहते हैं जी एटम को आम आंख से नहीं देखा जा सकता। क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो अमूमन स्कूल के अंदर पढ़ी होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या वो इतनी की होती है? इतनी इतनी बस, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती, यहाँ से लेके इतनी की होगी। क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए से एटम को देखा जा सकता है? मेरा सवाल ये है, नहीं देखा जा सकता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी एटम को कभी भी नहीं देखा जा सकता। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से एटम को देखा जा सकता है? क्लियर? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आप एटम को क्लियर कट नहीं देख सकते। अगर क्लियर देख सकते तो आज तक ये जो आपके एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसके जरिए से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए हैं, आप एटम की स्ट्रक्चर वगैरह मालूम करनी पड़ती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हर एक एटम को क्लियर कट देख सकते तो आज ये काम आपके किसी भी एलिमेंट की स्ट्रक्चर मालूम करना बहुत आसान हो जाता। सही है, ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी एटम को आप क्लियर कट, जैसे बिल्कुल वाज़ेह इमेज होती है, वो नज़र नहीं आ रही होती। तो फिर हमने ना यहाँ पे मुख्तलिफ साइंसदान आए, उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। अब हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे कि एटम की स्ट्रक्चर, सबसे पहले कॉन्सेप्ट एटम का दिया किसी ने था, एटम का मतलब क्या है, सही है। उसके बाद कौन कौन से साइंसदान आया, क्या क्या काम किया एटम के ऊपर, ये चीज़ें हमने पढ़नी है। सबसे पहले जो साइंसदान था वो था डेमोक्रेटिक्स। डेमोक्रेटिक्स, अ फिलोसोफर, ये फिलोसोफर था। अ फिलोसोफर विच गिव, जिसने दिया, विच गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, जिसने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था, उस साइंसदान का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक्स। और इस बंदे ने कहा गया कि तो दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ है वो एटम के मिलने से बनी हुई है। किसके मिलने से बनी हुई है? सही। एवरी मैटर, एवरी मैटर, मैटर कहते हैं मादे को, और मादा किसको कहते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जिसका वजन हो और कुछ ना कुछ जगह घेर सके, उसको हम नाम दे रहे होते हैं मैटर का। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ये एटम्स के मिलने से बनी होती है हर एक चीज़। अगर मैं वर्डिंग पे बात करूं, वर्डिंग या मीनिंग ऑफ एटम, इस तरह ज़्यादा अच्छा है। मीनिंग ऑफ एटम, एटम का मतलब क्या है? देखें, अगर आप वर्ड एटम पे गौर करते हैं ना थोड़ा बहुत, तो एटम जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है। किस लैंग्वेज का? और ग्रीक को उर्दू में पता क्या कहते हैं? एटम जो वर्ड है, एटम, ये किस जुबान का लफ्ज़ है? ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक लैंग्वेज। और ग्रीक लैंग्वेज को उर्दू में क्या कहते हैं? ग्रीक, यूनानी, ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है बच्चे, याद रखिए, यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। और यूनानी जुबान में ये वर्ड एटमॉस से निकला है, एटमॉस। और एटमॉस का अगर मतलब देखा जाए, मीनिंग देखा जाए, तो बच्चे इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। क्या मतलब होता है?
और इंडिविजिबल को उर्दू में कहते हैं नाकाबिले तकसीम, जिसको तकसीम ना किया जा सके, नाकाबिले तकसीम। ऐसी चीज जिसको मजीद तकसीम ना किया जा सके उसको हम नाम दे रहे होते हैं इंडिविजिबल का। क्या नाम दे रहे होते हैं? अब इंडिविजिबल का मतलब समझिएगा, ना काबिल तकसीम से वो कहना क्या चाहता था, मेन चीज होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या था, वो कहना क्या चाहता है, इंडिविजिबल लफ्ज क्या है, सही है। उसने कहा आप कोई भी दुनिया के अंदर चीज लो, मैं सपोज करता हूँ एक रॉड ले लेता हूँ, ये एक रॉड ले ली लोहे की, मैंने इसको दरमियान से काट दिया। काटने को हम डिवाइड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? डिवाइड। मैंने क्या किया, इसको दरमियान से काट दिया, काटने के बाद क्या करिए, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मैं फिर दोबारा एक हिस्सा ले लेता हूँ दरमियान में काटने के बाद, दोबारा फिर इस हिस्से को दरमियान से काट दिया, फिर मेरे पास एक और हिस्सा आ जाएगा, फिर इसको दरमियान से काट दिया, फिर मेरे पास और हिस्सा आ जाएगा, फिर इसको दरमियान से काट दिया, फिर मेरे पास ये आ गया, मैंने फिर इसको दरमियान से काट दिया, मेरे पास ये आ जाएगा, मैं दरमियान से काट दिया, अब इतना हिस्सा बच गया, अब फिर दरमियान से काट दिया, मेरे पास इतना बच जाएगा, फिर दरमियान से काट दिया, मेरे पास इतना बच जाएगा। एक वक्त आएगा दरमियान से काटोगे आप उसको मजीद दरमियान से नहीं काट सकते या तोड़ सकते, तब काटते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, एक चीज ऐसी आएगी लास्ट में जिसको आप मजीद नहीं तोड़ सकोगे। वो जो चीज है वो असल में हमारे पास क्या होगी? एटम होगी, कि जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर पाओगे, तकसीम नहीं कर पाओगे, उस चीज को हम नाम देना शुरू कर देते इंडिविजिबल। कहता है जी एटम, जिस तरह ये कहता है बाल नहीं होती फुटबॉल, सेम जिस तरह की फुटबॉल होती है ना, सेम इस तरह का एक एटम होता है। जैसे फुटबॉल के अंदर कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं, सेम इसी तरह हमारे पास एटम होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये थी हमारे पास पुरानी स्टडी, एटम वर्ड किस लैंग्वेज का है, किससे निकला है, इसका मतलब क्या है, सही, इसका मतलब क्या है हमारे पास? इनविजिबल। वो इनविजिबल का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहना क्या चाहते थे, ये भी याद रखिएगा। अब ना हमारे पास एटम का बारे ये सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट देने वाला साइंसदान का नाम था डेमोक्रेटिक, वो था फिलोसफर। अच्छा, फिलोसफर को उर्दू में कहता है फलसफादान। क्या नाम देते हैं? फलसफादान। अब कहते हैं फिलोसफर क्या होता है, फलसफादान क्या होता है? अल्लामा इकबाल बहुत बड़े फलसफादान थे, आपने पढ़ा होगा, अल्लामा इकबाल बहुत बड़े फलसफादान थे, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। अब फलसफादान कहते किसको है? कोई बच्चा देखिए, फलसफादान होता है एक ऐसा इंसान जो अपने माहौल पे नजर रखे, उसको ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व करने के बाद एक स्टेटमेंट दे, मतलब उसका उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, उसे ऑब्जर्व जो चीज़ करता है ना उसके बारे में एक स्टेटमेंट दे देता है। जैसे अल्लामा इकबाल, उसने मुसलमानों को देखा, हिंदुओं को देखा, सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद उसने कहा जी यहाँ पे दो कौमें आबाद हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है, दोनों को रहने सहने का तरीकाकार, आबादत गाहें, हर एक चीज़, खाने पीने का तरीकाकार, सारी चीज़ एक दूसरे लग गए और दो कौमी नज़रिया दे दिया गया। क्या किया गया? दो कौमी नज़रिया दे दिया गया। अब सेम इधर ये भी क्या था, फिलोसफर था, सिर्फ चीज़ों को सोच समझ के बात कर देता था, इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसने कहा दुनिया में हर एक चीज़ सबसे छोटी एक पार्टिकल से बनी हुई है, उसको हम नाम देते हैं एटम का। क्या नाम देते हैं? इसके बाद एक और साइंसदान आया, उसका नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन्स थ्योरी। इसके मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। डाल्टन असल में अगर थोड़ा सा इसका स्टडी करोगे ना, डाल्टन एक स्कूल टीचर था। क्या था? स्कूल टीचर था, और इसने बहुत सारा काम केमिस्ट्री के अंदर किया। इसने दो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दो लॉज को देने वाला साइंसदान डाल्टन था। इसके अलावा इसने एटॉमिक थ्योरी दी। इसके अलावा एक और भी इसका लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेसिकली ये स्कूल टीचर था। अब इसने स्कूल टीचर में यानी स्कूल टीचिंग करके इतने बड़े काम किए कि विषय लॉज दिए, लॉज। और लॉज आपको पड़ा होगा बायो के अंदर लॉ बनता है किस तरह है। लॉ को कभी भी नहीं झुटलाया जा सकता। इसने वो बातें कही जो कभी भी हिस्ट्री में झुटलाई नहीं गई, उसका नाम आज तक चलता आ रहा है। से अब इस बंदे ने क्या कहा, इसने बंदे ने वही बात कही जो इस बंदे ने कही थी कि दुनिया के अंदर हर एक चीज एटम के मिलने से बनी हुई है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम।
दुनिया के अंदर हर एक चीज मुख्तलिफ तरह के एटम्स के मिलने से बनती है। सही है, डाल्टन थ्योरी थी, एवरी मैटर इज made up of different type of एटम्स। ये इस बंदे ने बात कही थी कि दुनिया के अंदर हर एक चीज़, जो मर्जी चीज़ ले लो, वो मुख्तलिफ तरह के एटम्स के मिलने से बनी हुई है। क्या हुआ है? मुख्तलिफ तरह के एटम्स के मिलने से बनती है। अब बाज़ दफ़ा ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, वो कहते हैं राइट डाउन द डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा। बाज़ दफ़ा आता है लेकिन इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, जो बार बार पूछा जा चुका हो। सही है, तो क्या एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, एक ही दफ़ा लिखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। मुख्तलिफ तरह के एटम्स के मिलने से दुनिया के अंदर हर एक चीज़ बनी हुई है। ये डाल्टन का नज़रिया था। लेकिन बच्चे जो मॉडर्न स्टडी है, मॉडर्न स्टडी में क्या किया गया, जिसने इन्होंने कहा था जी एटम को मजीद हम नहीं तोड़ सकते। इस तरह जैसे फुटबॉल होती है उसके अंदर हर एक कोई चीज़ नहीं होती, सेम इस तरह हमारे पास एटम होता है। लेकिन जो मॉडर्न स्टडी आई उसने इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद कुछ नई चीज़ें लेके कहते हैं एटम खाली नहीं होता, अंदर से एटम को मजीद भी तकसीम किया जा सकता है। अब मॉडर्न स्टडी ने क्या कहा, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाएगी मॉडर्न स्टडी। मॉडर्न स्टडी, अब मॉडर्न स्टडी के मुताबिक क्या था कि एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल, एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल, एटम डिविजिबल पार्टिकल है which is consist of या which is made up of सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है। सही, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सही, अगर मैं एटम की स्ट्रक्चर देखूं बच्चे, एटम कुछ इस तरह का होता है, दरमियान में बिल्कुल न्यूक्लियस होगा। अब जो एटम की स्ट्रक्चर जो कि हमारे नज़दीक है, इस तरह एक शेल, फिर दूसरा शेल वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा होता है, और बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो चीज़ें हो रही होती हैं। न्यूक्लियस में कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पे प्रोटॉन और सेकंड नंबर पे न्यूट्रॉन। ये दो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है इस तरह। सही, ये मैं कहता हूँ सपोज किया ये न्यूट्रॉन है ब्लू वाले, और ये जो ब्लैक वाले ये हमारे पास क्या है? प्रोटॉन। दो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसके इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं। अब हम ना हमेशा क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे स्ट्रक्चर इस तरह के बना रहे होते हैं, और स्टूडेंट के जहन में भी होता है एटम इसी तरह का फ्लैट होगा, इस तरह का पास इस तरह घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन असल में एटम ऐसा नहीं होता। असल में एटम होता है जी जिस तरह एक फुटबॉल है, फुटबॉल की तरह का होता है, बिल्कुल गोल होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन फुटबॉल की जिस मर्जी डायरेक्शन में घूम सकता है। जरूरी नहीं है कि इस तरह ही घूमेगा। ये भी बात याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बाद मैक्सिमम टाइम टीचर आएगा क्योंकि वो 3 डायमेंशनल पिक नहीं बना सकता, तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसी तरह ही रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन इस तरह भी रिवॉल्व कर सकता है, इस तरह भी रिवॉल्व कर सकता है, इस तरह भी रिवॉल्व कर सकता है, इस तरह भी रिवॉल्व, जिस डायरेक्शन में चाहेगा रिवॉल्व करेगा, हरकत करेगा, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। सही है, एटम 3 डायमेंशन अगर देखोगे तो आपको इस तरह का नहीं मिलेगा, और एक्चुअल में एटम होता भी नहीं है ऐसा। जैसे स्टूडेंट को समझाने के लिए कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दो चीज़ होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये स्टूडेंट के समझने की हद तक क्या, और ये मॉडर्न स्टडी कहती है। पुरानी स्टडी क्या कहती है, जी एटम के अंदर कोई चीज़ नहीं है, एटम बिल्कुल खाली है अंदर से, इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ के आप मजीद चीज़ें नहीं बना सकते। लेकिन मुख्तलिफ साइंसदान आए, उन साइंसदानों के पढ़ेंगे नाम भी, और उन्होंने क्या क्या काम किया,
वो भी पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, स्टडी को थोड़ा सा देखिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुतालिक किस किस साइंसदान ने क्या क्या कहा, और इसके बाद हम थ्योरीज पे आएंगे कि हमारे पास डाल्टन के बाद भी थ्योरी किसी साइंसदान ने दी थी, सही है। अब वो कौन कौन साइंसदान है, इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्कवर है। देखो अब आपको तो पता है जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दरमियान में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब ये चीज़ें डिस्कवर कैसे हुई हैं, ये कैसे पता चला कि ये दरमियान में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये किस तरह पता चला। और ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, और इस चीज़ को मालूम करने के लिए बच्चे कुछ 100 साल का अरसा लगा है। जो आपको सामने लिख दी जाती है ना कि ये दरमियान में ये है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, और आपके नज़दीक तो ये 2 मिनट की बात है, लेकिन जिन साइंसदानों ने इस चीज़ को मालूम किया है उनकी ज़िंदगियाँ लगी हैं इसके ऊपर, सही है। तो ये था जो हमारे पास बेसिक से इंट्रोडक्शन है। बाकी मजीद हम आगे की तरफ, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर आपने क्या चीज़ स्टडी करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, यही चीज़ हमने डिस्कस करनी है। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।